हेलो नमस्कार, मैं नील सक्रावा। मेरे साथ कक्षा 12 के सिलेबस में डे 104 104 में है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इंडक्टेंस, प्रेरकता। देखो ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। एक बात तो आप ये ध्यान रखें, ये फॉर न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये बात आप ध्यान रखें। न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर से आता है तो वो यहीं से ही आएगा कंफर्म, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के लिए। बाकी डेफिनेशन वगैरह आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो जिस वे से पेपर बनता है उस वे की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, और लगभग पैटर्न वही रहता है। अब बात करते हैं क्या है इंडक्टेंस। एक बात ये कि इसको हम पढ़ेंगे तो एक पार्ट पढ़ेंगे सेम, दूसरा पार्ट एज इट इज है, तो एक को समझ लेंगे तो दूसरे में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इंडक्टेंस क्या है कि फ्लक्स की जो वैल्यू है ये हम अभी तक देख चुके हैं, वो करंट पे डिपेंड करती है कि अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, करंट कम कर रहे हैं तो फ्लक्स भी कम होगा। इट मींस वी कैन से phi is directly proportional to I, यानी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो धारा के समानुपाती होती है। किसी भी कुंडली में फ्लक्स का मान धारा के, उसमें प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। ये इसकी बेसिक बात है, बेसिक कंसेप्ट यही है। बस इस एक लाइन से हम पूरे टॉपिक को और पूरे डेरिवेशन न्यूमेरिकल पोर्शन सब सॉल्व कर लेंगे। बस केवल इसे एक बात पता होना चाहिए, phi is directly proportional to I, इट मींस फ्लक्स जो है वो उस कुंडली में प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। यहाँ जो बात करें फाई इक्वल लेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा भी कांस्टेंट ही लिख रहा हूं, कोई नाम नहीं दे रहा हूं, कांस्टेंट इनटू आई। तो यहाँ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फाई अपॉन आई, वेबर पर एम्पियर। इसका जो यूनिट है वो लेते हैं हेनरी, हेनरी साइंटिस्ट के नाम पे लिया जाता है, और इसको शो करते हैं कैपिटल एल से, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं ये कांस्टेंट क्या है। इस कांस्टेंट को कहते हैं प्रेरकता। किसी भी कुंडली में फ्लक्स का मान उसमें प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती नियतांक जो है उसी को क्या कहते हैं, नियतांक क्या कहलाता है, नियतांक प्रेरकत्व कहलाता है। प्रेरकत्व, या इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं प्रेरण गुणांक। कहलाता है। अब इसके अंदर दो बातें हैं। ये जो प्रेरकत्व है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। उसमें पहला है अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दोनों अलग अलग बातें। म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्शन और इंडक्टेंस दोनों अलग अलग वर्ड हैं। इंडक्शन का मतलब तो है प्रॉपर्टी, गुण है, गुण। इंडक्टेंस का मतलब है कोफिशिएंट, जो हम लेकर चल रहे हैं। तो ये किसी नियतांक की बात करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था यही बेसिक बात है। इसी बात को हम यहाँ अलग तरीके से लिखेंगे, फिर सेकंड पार्ट जो इसका स्वयं प्रेरण पढ़ेंगे वो अलग तरीके से लिखेंगे। उसको केवल लिखने का तरीका वैल्यूज वही रहेगी, हम सिंबल चेंज कर देंगे केवल। यानी जैसे इसको मैंने कह दिया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को यहाँ एम लिख देंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इसी कांस्टेंट को एल लिख देंगे। डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण क्या है, किसी एक कुंडली में तो धारा प्रवाहित की जाए, उसके कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत आवेश की उत्पत्ति हो, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये गुण जो है, ये विशेषता जो है दो कुंडलियों की है। अन्योन्य का मतलब एक के कारण अन्य पर, दूसरी पर परिवर्तन होना, वो अन्योन्य प्रेरण है। दूसरा पढ़ेंगे हम, साथ ही बता देता हूं स्वयं प्रेरण, नेक्स्ट टॉपिक। तो स्वयं प्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस है, वो सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस गुणांक। तो उसमें क्या है, एक ही कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसी के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और उसी में प्रेरित विद्युत आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी सारा काम एक में हो रहा है, इसलिए कुंडली का खुद का गुण है। इसमें क्या हो रहा है, दो कुंडली ली जाती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। एक जिसमें बैटरी लगी है उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, दूसरी जिस
जिसमें करंट, जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको द्वितीय कुंडली कह रहे हैं। तो एक कुंडली में पर धारा प्रवाहित करने के कारण दूसरी के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो बात तो वही है तो ये प्रेरण ही। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस द वैल्यू प्रोड्यूस द ईएमएफ इन द कॉइल, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। और इसी को दो पार्ट में कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। और उसी तरह से उनके कोफिशिएंट ले लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ किसके कारण है सारी बात? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही सारी प्रोसेस यहाँ हो रही है कंप्लीट। तो वही बात हम शुरू से लेकर चल रहे हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। अन्योन्य प्रेरण क्या है? किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उसके समीप अन्य कुंडली में ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो यहां क्या बात आ गई? अपने पास दो कॉइल हैं, एक में क्या लगा दी? बैटरी लगा दी, और एक में क्या कर दिया हमने? गैल्वो लगा दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको कहेंगे प्राइमरी कॉइल और इसको कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। ये ध्यान रखें, जिसमें बैटरी है वो तो क्या है? प्राइमरी, और जिसमें गैल्वो है वो क्या है? सेकेंडरी, द्वितीय कॉइल। तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ क्या होगा? उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस फील्ड की वैल्यू यहां तक जाएगी, फील्ड लाइन जाएगी, इसके फील्ड में परिवर्तन होगा, यानी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां दो बातें हो गई। करंट किसमें फ्लो हो रहा है? P में, देन दिस इज द I। फ्लक्स किसमें है? S में, देन दिस इज द phi S। बाकी बात वही है, आप phi और I भी ले सकते हैं। phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे ये लिखा सेम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक्स में जैसे शो कर देते हैं, भाई प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको IP लिख देते हैं, और सेकेंडरी में दो बातें हैं तो वहां दोनों को डिफरेंस शो कर देते हैं, पता चल जाता है कि अलग अलग है। जब हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे? एक ही लेंगे, तो उसमें हम S और P जो है वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो क्या हो जाएगा? वही स्वप्रेरण की घटना हो जाएगी। अब यहाँ अब बात करते हैं आगे की। ये तो गया सर अन्योन्य प्रेरण। अब है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कहां से आएगा? यहाँ से। तो आप क्या कहोगे? द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बात लिख दी, phi समानुपाती आई। अगर ये बात पता है तो यहाँ दिखाई दे रहा है I किसमें? प्राइमरी कॉइल में, और phi किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। तो phi S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। द्वितीय कुंडली में फ्लक्स का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स का मान phi S प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP के समानुपाती होता है। तो phi S समानुपाती IP, phi S इज इक्वल टू MIP। यहाँ M क्या है? नियतांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व, नियतांक है तो उसको प्रेरकत्व या अन्योन्य
प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब यहां से हम प्रेरण गुणांक का मान निकाल लें। m बराबर समीकरण 1 से m बराबर क्या आ जाएगा, phi s अपॉन ip, मात्रक है इसका m इसका मात्रक है। आगे ये बात, अब देखो आप क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे इसके। अगर आपको डायरेक्ट करंट और फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है और गुणांक पूछा गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस वे में क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही रेयर चांस है, कभी कभार आ जाए तो बात है। बाकी ज्यादातर न्यूमेरिकल चांस आने की जो संभावना इस पार्ट से नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे इन फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ हम पढ़ चुके हैं, जी लिख लिया आपने, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको अभी साफ करके आगे सोल्व करते हैं। फैराडे लॉ में हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि फैराडे लॉ क्या है, E = -dφ/dt। फाई की जगह क्या रख दें हम, MIP रख दें और उसको सॉल्व कर लें। वो जो इक्वेशन है वो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार फिर बता देता हूँ, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। केवल आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। सीधी सी बस इतना सा कंसेप्ट है इसका, फ्लक्स का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। वहां जो नियतांक है वही प्रेरण गुणांक है, उसी को अन्यतम कह देंगे हम जब दो कॉइल की बात की गई है, एक प्राइमरी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक सेकेंडरी जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी को हम स्वेपरेंट कह देंगे। जब एक ही कॉइल की बात करेंगे तो उसी में करंट फ्लो होगा, उसी के फ्लक्स में चेंज होगा और उसी में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो बात करेंगे कैसे होगा। अब इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस और यूज करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं उसे एक फॉर्म में। वो फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करने के लिए आए तो आप केवल एक नंबर में इतना बता सकते हैं, और अगर डिटेल से पूछा जाए कि न्यूमेरिकल फॉर्म पूछी जाए तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन है अपने को उसी फॉर्म में उसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट बात लेते हैं इसमें बाय फैराडेज लॉ। क्या है, E = -dφ/dt, या फाई कौन सा है, सेकेंडरी कॉइल में है, फाई s लिखते हैं। फाई s की वैल्यू है अपने पास बाय इक्वेशन फर्स्ट, E = -d/dt and this is a MIP। M कांस्टेंट है, ये तो नियतांक है, गुणांक है, इसका डिफरेंशिएशन में कोई काम नहीं है। इट मींस डिफरेंशिएशन जो है किसका होगा, करंट का। चेंज किसमें हो रहा है, करंट में तो चेंज हो रहा है, इसी कारण फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो जिस चेंज किसमें है, I में है, तो I का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो E = आ जाएगा -m, बाहर निकालने से लिखते हैं dIP/dt। न्यूमेरिकल फॉर्म में आप सीधा I भी लिख सकते हैं, P का मतलब तो प्राइमरी कॉइल के लिए है, और यहाँ जो E है इसको ES भी लिखा जा सकता है, क्योंकि EMF किसमें प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ इसको ES भी लिख सकते हो। सिंपल वे में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E = -mdI/dt। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। केवल हमें पता है, जब हमें अन्य प्रेरण पता है तो इसका मतलब हमें पता है दो कॉइल होगा। न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको लिखा ही हुआ मिलेगा आपको कि एक में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में विद्युत वाहकों का मान ज्ञात कीजिए, यदि अन्य प्रेरण इतना है, करंट इतने से इतना चेंज होता है, ये सारी बातें आपको दे दी जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जो है वो इस पार्ट से आने की संभावना इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है। जब हम अगला टॉपिक फिर मिक्स बात कर रहे हैं उसकी, सेल्फ इंडक्शन की बात हम करेंगे तो भी यही करेंगे, हम m की जगह l कर देंगे, बस उसको l से शो करते हैं, कैपिटल L से, इसलिए लिखते हैं ताकि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, सब सेम रहेंगे। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी एज इट इज चलेगा, उसके अंदर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सेम रहेगा। बस केवल उसमें स्वेपरेंट वर्ड का यूज किया जाएगा, इसमें अन्य वर्ड का यूज किया जाएगा। और एक बात, अगर आपको यहाँ फेरों की संख्या और दे दी जाए तो दिस विल बी n फॉर 5 हो जाएगा। 5 की जगह क्या यूज करेंगे, n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, n और आ जाएगा इस तरह। ये अब इसमें आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं कोई न्यूमेरिकल अगर है तो।
जैसे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने सुविधा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है कुंडलियों के किसी समीपवर्ती युग्म का अन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा 0.5 सेकंड में 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली से संबंध फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहली बात तो हमें अन्योन्य साफ साफ लिखा है अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है, तो एम का मान दे रखा है 1.5 हेनरी। दूसरी बात क्या दे रखा है, धारा का मान 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित होता है, तो डीआई आप निकाल सकते हैं I2 माइनस I1 यानी 20 माइनस 0 बराबर 20 एम्पीयर। तीसरी बात हमें ज्ञात क्या करना है, d5 हमें ज्ञात करना है। समय में दे रखा है ये जो सारी प्रोसेस है dt में होती है, dt दे रखा है 0.5 सेकेंड। अब देखो हमारे पास क्या है, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और phi बराबर क्या है mi, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें तो di दे रखा है, di दे रखा है ना, और क्या ज्ञात करना है, d5 ज्ञात करना है। तो परिवर्तन ले लो आप, t के सापेक्ष दोनों में परिवर्तन ले लें अगर हम, तो d5 अपॉन dt इधर ले तो इधर क्या आएगा m ऐसा कैसा di अपॉन dt। अब dt की वैल्यू आप दोनों में रखोगे तो भी या कैंसिल आउट कर दो तो भी एक ही बात है, डायरेक्ट निकाल लिया हमें, तो d5 का मान चाहिए, तो यहां से क्या आएगा d5 इज इक्वल टू m इंटू di, ये कह सकते हैं। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो, m और di का मान लिख दो, m की वैल्यू कितनी है 1.5 और di की वैल्यू कितनी है 20, गुणा कर दो कितना हो गया 300, इक्वल पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 30 जो है वो वेबर फ्लक्स की वैल्यू आ गई। इस तरह क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। दे रखा है यदि किसी कुंडली में 1 मिलीसेकंड में धारा 4 एम्पीयर से 3 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है, दूसरी कुंडली में 5 वोल्ट विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें m तो ज्ञात करना है एक बात, दूसरी बात हमें क्या दे रखा है di का मान दे रखा है। समय आप याद रखना हमेशा dt दिया जाता है, नॉर्मली ये निकाल देता है 0 से 5 सेकंड में अगर दे दिया जाए तो घटा लो t2 - t1 = dt, बट नॉर्मली क्या रहता है डिफरेंस ऑफ टाइम ही दिया जाता है कि इतने टाइम में, जैसे दे दिया 0.5 सेकंड में ये प्रोसेस हो गया, इट मींस 0.5 सेकंड इज द value of dt, here 1 millisecond is also value of dt, then di is equal to I2 minus I1, we can write as a 3 minus 4 is equal to minus 1 ampere, and dt is equal to 1 millisecond, हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 into 10⁻³ सेकंड दिया गया। e की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 5 वोल्ट। अब आपको देखो अगर अन्योन्य प्रेरण का बात किया गया तो अन्योन्य प्रेरकत्व के फॉर्मूला m फॉर्म में लगा दो। जितनी बातें हमने पढ़ी है न्यूमेरिकल की है, सेम टू सेम नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं एज इट इज। इसको आप ध्यान से सुन लो तो आगे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहां से e जीरो क्या आ जाएगा माइनस m d5 अपॉन dt, सॉरी di अपॉन dt, y की जगह mi रखते हैं, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, e की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस m तो हमें निकालना है, di की वैल्यू कितनी है -1 है और dt की वैल्यू कितनी है 10⁻³ है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 इज इक्वल टू आ गया m अपॉन 10⁻³ और इधर ये डिवाइड में इधर आके इसको मल्टीप्लाई में कर दो, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ n, ये इसकी आ गई वैल्यू। इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें करंट की वैल्यू दे दी जाएगी भाई कहां से कहां चेंज हो रही है, इन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर लो, देन वैल्यू विल बी di का मान आ जाएगा, dt हमें दिया जाएगा, अगर हमें e पूछा गया तो m दे दिया जाएगा और m पूछा गया तो e दे दिया जाएगा, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालें या विद्युत वाहक बल का मान निकालें, सबके लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात की गई है क्वेश्चन के अंदर तो इसी वे में हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप रिवाइज कर लें।
बाकी बातें जो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।